बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज में एक नए सेशन के साथ आपके सामने हाजिर है। आज के सेशन में हम बात करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। तो वर्ड जैसे कि इंडिकेट करें, इमर्ज मीन्स समथिंग जो कहीं से प्रोड्यूस होती है, जो कहीं से वाज़े होती है, निकलती है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक्चुअली डेडिकेट की जाती है उन तमाम टेक्नोलॉजीज के लिए जो नई है, जो ग्रो कर रही हैं, जो एडवांसमेंट होती है एग्जिस्टेंट टेक्नोलॉजी के अंदर। तो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो, जो टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट फॉर्म आती है इंप्रूव होके, हम उसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इनोवेशन है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हम कहते ही उसको है जो इनोवेटिव हो, जो मजीद उसके अंदर इनोवेशन जो है वो आ सके। फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज से 40 साल 45 साल पहले फर्स्ट टाइम जस्ट फॉर कॉल के लिए जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। बट ये उसकी इनोवेशन है कि आप उसकी ग्रोथ देख सकते हैं कि आज सिंपल कॉल करने के लिए बनाया जाने वाला फोन ऑलमोस्ट जिंदगी के तमाम फील्ड्स के काम जो वो सरंजाम दे रहा है। इसको हम इनोवेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज फास्ट ग्रोथ। अगेन मोबाइल को आप देख सकते हैं विद इन 40 और 45 ईयर्स में इसकी जो ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा है कि शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो मोबाइल को इस्तेमाल ना करता हो। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जो दूसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वो ये है कि इसकी ग्रोथ जो है वो फास्ट होनी चाहिए। थर्ड इज कंसिस्टेंसी, कि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए जो थोड़ी देर के लिए तो इंप्लीमेंटेबल हो बट उसके बाद सोसाइटी या एक सर्कल जो है वो उसको इजेक्ट कर दे, उसको रिजेक्ट कर दे। तो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, जो कंसिस्टेंट रहे और खुद को ग्रो करवाती रहे। नेक्स्ट इज प्रोमिनेंट इंपैक्ट, कि वो इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल हो, इतनी यूजफुल हो, उसके असरात इतने स्ट्रॉन्ग हो कि वो पूरी सोसाइटी जो है वो उसको यूज करने पर मजबूर हो जाए। नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, कि वो किसी एक ही फील्ड के साथ एसोसिएट ना हो बल्कि उसके साथ बाकी फील्ड जब वो भी एसोसिएट हो। टेक्नोलॉजी के अंदर सिर्फ आप कह लें कि साइंस है, मैथमेटिक्स है, आर्ट्स है, इंजीनियरिंग है, और इंजीनियरिंग के भी आगे मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं किसी टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करने में। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होती है। उसके बाद कन्वर्जेंस है, डाइवर्सिटी है, ये सारी चीजें, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की है और वही टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली ग्रो कर पाती हैं जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों। इनके हम मिसालों की बात करें तो जो अहम सबसे इंपॉर्टेंट है वो आजकल जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी हो रही है दैट इज रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ ड्रिवन कार, 3D प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड 3D होलोग्राफिक इमेजिंग है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं लेकिन ये वो चंद एक एग्जांपल्स हैं जो इस वक्त हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और ये तमाम टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से ग्रो हो रही है। अब इनको हम थोड़ा थोड़ा वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ग्रोइंग और सबसे हेल्पफुल जो टेक्नोलॉजी है दैट इज रोबोटिक्स। व्हाट इज रोबोटिक्स? ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ कंप्यूटर है, साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैट इन्वॉल्व्स द डिजाइन, मैन्युफैक्चर, ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट्स। रोबोट्स क्या है? रोबोट्स एक्चुअली वो इंटेलिजेंट मशीन्स हैं जिनके जरिए हम ह्यूमन बेस्ड जो काम है वो करवा सकते हैं या कोई भी एक स्पेसिफिक काम करवा सकते हैं। हर वो मशीन जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वसूल करके कोई स्पेसिफिक टास्क दे उसको हम रोबोट कहते हैं। आपने देखा होगा कि आज के दौर में जो गाड़ियां बनाने तक का जो बड़ा प्रिसाइज काम है, मोबाइल बनाने का बड़ा प्रिसाइज काम है, दूसरी जो डिवाइसेस हैं उनको बनाने का जो काम है वो रोबोट्स के जरिए लिया जा रहा है। तो वो मशीन्स क्या करती हैं? वो ये डिजिटलाइज मशीन्स हैं जिनको हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर देते हैं और वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करती हैं। यही रोबोट कहलाती हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से डिसिप्लिन शामिल है? उसके अंदर कंप्यूटर शामिल है, साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और ये सारे मिलकर जो वो रोबोट को प्रोड्यूस करवाते हैं जो तकरीबन हमारी जिंदगी के तमाम शोबों में अपना काम जो है वो सरंजाम दे रहे हैं। चाहे वो डिफेंस हो, मिलिट्री हो या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सब के अंदर रोबोट्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज क्या होती हैं? वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन होती
2 or more disciplines into one activity, कि अगर एक एक्टिविटी के अंदर हम एक से ज्यादा डिसिप्लिन्स को इन्वॉल्व करें, जैसे हम रोबोटिक्स की बात करें तो इसके अंदर कंप्यूटर भी है, साइंसेस भी है, मैथमेटिक्स भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, ऑप्टिक्स भी है, तो बहुत सारे डिसिप्लिन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तब जाकर रोबोट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह की जो इन्वेंशन है या इस तरह की जो फील्ड है उनको हम इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड कहते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, द वर्ड रोबोटिक्स, ये ड्रिवन किया गया एक वर्ड रोबोट से, और ये आया है वर्ड एक स्लेविक वर्ड से रोबोटा, जिसका मतलब होता है वर्क आर जॉब। तो एक्चुअली जो रोबोट्स हैं वो किसी ना किसी काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एक स्लेविक वर्ड है रोबोटा, जिसमें से जिसका मतलब होता है वर्क आर जॉब। तो रोबोटिक्स से आगे मूव करते हैं, हमारे पास दूसरी जो एक बड़ी अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन आ जाती है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसने टेक्नोलॉजी का फेस ही चेंज कर दिया है, इंसान के सोचने का अंदाज ही बदल दिया है। आज आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कुछ कर रही है जो शायद एक इंसान सोच भी ना सकता हो, और इसने सही असल और नकल का फर्क खत्म कर दिया। ये इतनी प्रोफेशनल तरीके से चीजों को जनरेट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन नीड के अकॉर्डिंग, कि आप फर्क करना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये टेक्नोलॉजीज है दैट मेक डिवाइस एक्ट एंड थिंक लाइक अ ह्यूमन। तो इसका जो कमाल है वो ये है कि ये एक्ट और थिंक लाइक ह्यूमन, इंसानों की तरह सोचते और काम करने में उनको मदद देती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट और ग्रोइंग है, जैसे वॉइस रिकग्निशन है, और उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर और बहुत सारी चीजें जैसे मशीन लर्निंग है, उसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर विजन रोबोट। कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग आर मेकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट लाइक देम, कि एक इंसान को शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फ्यूचर में रिप्लेस कर सके। तमाम काम जो है वो जो एक इंसान कर सकता है वो उससे बेहतर अंदाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है। नेक्स्ट इज सेल्फ ड्राइविंग कार, ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की आप कह सकते हैं आगे एक एग्जांपल है। ऐसी कार्स हैं, रोबोट कार्स हैं जो खुद ब खुद कैपेबल होती हैं सेंस करने के लिए। अब जब हम कार ड्राइव करते हैं तो एक्चुअली हमारी आईज सेंस कर रही होती हैं आने वाली रुकावटों को, हमारे कान सुन रहे होते हैं बाकी ड्राइवर्स को, और यही चीज़ें जो है वो एक कार के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सेंसर्स की मदद से चीज़ें डाल दी गई हैं। तो एक कार खुद से अपने सेंसर्स की मदद से लोकेट कर सकती है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है, उसको किस स्पीड पर जाना है। सिर्फ यही नहीं, वो बल्कि रास्ते में आने वाली जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनके मुताबिक खुद को रोक या चला सकती है। इसके अलावा ट्रैफिक साइंस जो है उनको फॉलो कर सकती है। तो जो सेल्फ ड्रिवन कार है जस्ट लाइक कि कोई ड्राइवर उसके अंदर बैठा उसको ऑपरेट करवा रहा है, बिकॉज ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम जो है वो इसको लेकर चल रहा होता है। तो ये भी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। उसके बाद हमारे पास 3D प्रिंटिंग आ जाती है। 2D प्रिंटिंग एक बड़ा आसान काम है, जैसे पेपर के ऊपर हम कोई वर्ड प्रिंट कर दें, बट 3D प्रिंटिंग एक ऐसी कमाल की इन्वेंशन जिसके अंदर हम 3 डायमेंशनल चीजों को जो प्रिंट कर सकते हैं। लाइक ये अगर पेन है हम इसको एज इट इज प्रिंट करते हैं, और इसकी जो एडवांस शेप है उसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर साइंटिस्ट कामयाब हो चुके हैं कि इंसानों के ऑर्गन्स को प्रिंट किया जा रहा है। कि अगर आपका कोई किडनी या लंग्स या हार्ट फेल हो जाता है तो आपके बॉडी से टिश्यूज लेकर डीएनए लेकर आपका हार्ट या किडनी या लंग्स को प्रिंट किया जा सकता है। यस, इट कैन बी प्रिंटेड। और इसके साथ साथ मेटल या प्लास्टिक की जो चीजें हैं किसी भी शेप में हो किसी भी डिजाइन में हो, वो जो 3D प्रिंटर है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रिंट कर सकता है। सो इट इज ऑल्सो एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अगेन एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, दैट इज अ वर्चुअल रियलिटी। यू कैन सी द वर्ड वर्चुअल रियलिटी, ऐसी रियलिटी जो असल तो फील हो बट एक्चुअली वो असल नहीं होती। यहाँ पे आप एक पर्सन को देख सकते हैं जैसे वर्चुअल रियलिटी जो ग्लासेस है वो पहन रखे हैं। ये ग्लासेस को आप जब आंखों पे लगाते हैं उसके अंदर मोबाइल या डिवाइस को इंसर्ट करते हैं, तो उसके अंदर जब हम वीडियोस को प्ले करते हैं जस्ट लाइक दैट यू आर लिविंग दैट मोमेंट।
आप अगर कोई वॉर देख रहे हैं तो आपको ऐसे फील होगा जैसे आप उस वॉर के अंदर हैं। आप गेम खेल रहे हैं तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप गेम वो खुद से फिजिकली जाकर खेल रहे हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। एक ऐसी रियलिटी, एक ऐसा भ्रम पैदा करता है जो एक्चुअल में होता नहीं है, बट इंसान के ब्रेन को मैनिपुलेट करके ये फील दिलाई जाती है कि वो चीजें एक्चुअली हो रही हैं। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, AR। ये इंटीग्रेशन है रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट और कंप्यूटर जनरेटेड कंटेंट की। VR के अंदर जो यूजर है वो रियल वर्ल्ड या एनवायरमेंटल को उस इंफॉर्मेशन के बेस पर एक्सपीरियंस करता है जो हम उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू देते हैं। बट ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करती है, इट्स जस्ट लाइक आपके रियल लाइफ के अंदर वो चीजों को प्रोड्यूस करती है, चीजों को दिखाती है जो एक्चुअल में होती नहीं है, बट आपको वो दिखाई जाती हैं और आप उसको ऐसे फील करते हो जैसे वो आपके रूम के अंदर मौजूद है। उसके बाद 3D इमेजिंग है। आप इमेजेस को 3 डायमेंशनल में देख सकते हैं। अब तो ये बहुत आम हो चुकी हुई है, हर मोबाइल के अंदर ऑलमोस्ट 3D इमेजिंग का एक सॉफ्टवेयर मौजूद है कि आप एक फोटो को मूव करवा के उसके लेफ्ट राइट अप डाउन उसकी जो तीनों डायमेंशन है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट इज होलोग्राफिक इमेजिंग। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इमेज है, इज जस्ट लाइक दिस। आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं कि एक जो इमेज है वो लाइट के जरिए प्रोड्यूस की जाती है, 3D इमेज। वो जस्ट लाइक दिस कि एक लाइट का होलोग्राम बन जाता है और आपको ऐसे लगता है कि एक्चुअल में वो चीज मौजूद है, वो वहां पर काम कर रही है, हिल रही है। जैसे यहाँ पे आप डायनासोर को देख सकते हैं, तो ये लाइट की वजह से डायनासोर बनाया गया और ये ऐसे फील करवाता है कि वहां पर रियल में डायनासोर मौजूद है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का पार्ट है जो बड़ी तेजी से ग्रो कर रही हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर पोर्ट्स हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप CPU की बैक पर देखें तो उसमें बहुत सारी पिन्स और बहुत सारी पोर्ट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी पिन्स और पोर्ट्स नजर आती हैं जहां पे पेरिफेरल्स, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो अटैच की जाती हैं। हम उनमें से जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पोर्ट को हम क्या कह सकते हैं, हम एक इंटरफेस के तौर पर कह सकते हैं, एक ऐसा पॉइंट कह सकते हैं जहां पर हम किसी एक्सटर्नल डिवाइस को कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। तो यूं कह लें कि ये गेटवे है एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए कंप्यूटर के साथ अटैच होने के लिए। तो ये तमाम पोर्ट्स एक्चुअली कनेक्टेड होती हैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ। तो जब हम कोई भी एक्सटर्नल जो इनपुट या आउटपुट डिवाइस है या पेरिफेरल डिवाइस है उसको हम चाहते हैं कि वो आपके सिस्टम के साथ ऑपरेट करवाएं, जैसे कैमरा है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर्स हैं, ये वो सारी चीजें हैं जिनको आप कंप्यूटर के साथ इन पोर्ट्स की मदद से अटैच कर सकते हैं। अब ये कितनी तरह की पोर्ट्स हैं, क्या क्या काम करती हैं, वन बाय वन जरा उनको नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले आपके इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट के लिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, ये जो CPU के अंदर प्रोसेसर होते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम डिटेल से देखेंगे कि किस तरह प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर की जो जनरेशंस की बेस पर हम कंप्यूटर को कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो अहम कोर्स ऑफ प्रोसेसर्स है वो यहाँ पर बताई गई है। मैं एक आधे के बारे में बता देता हूँ, बाकी आप इमेजेस की मदद से यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये कोर i9, इंटेल का कोर i9 प्रोसेसर है, 12900E। इसकी CPU कैटेगरी जो है वो IO2 है। प्रोसेसर की जो कोर्स है वो 8+8 है, थ्रेड्स 24। ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि जो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के अंदर यूज होते हैं उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है, वो डिफरेंट होती है। उसके अंदर कैश मेमोरी कितनी है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, चिपसेट कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पर दी गई है। अच्छा जी, पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो पोर्ट है दैट इज USB। USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। ये सबसे ज्यादा जो डिवाइसेस हैं वो इस पोर्ट के जरिए कनेक्टेड होती हैं और मोस्टली ये डिवाइसेस PNP होती हैं। PNP मींस प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले दैट मींस के इन डिवाइसेस को ड्राइवर्स की जरूरत नहीं होती, हम जस्ट USB पिन को इंसर्ट करते हैं, सिस्टम उसको खुद ही सेंस करके उस डिवाइस को ऑपरेट करवा देता है। तो इसको हम USB पोर्ट कहते हैं। बड़ी फेमस शेप है, आप लोगों ने जरूर देखी होगी। अब जो है गेम कंसोल जो है और बाकी जो चीजें वो इनके साथ जो वो अटैच हो जाती हैं। अच्छा, नीचे USB का जो उसकी जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बताया गया। USB का जो पहला वर्जन था दैट इज 1.1। इसका नेम
नोन नहीं है, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं था, जस्ट एक यूएसबी इसको कहा जाता है। 1998 में इंट्रोड्यूस करवाई गई और इसका जो डाटा रेट था दैट इज 12 MB पर सेकेंड, कि आप यूएसबी पोर्ट के जरिए जो डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं वो 12 MB पर सेकेंड, एक सेकंड में 12 MB जो डाटा वो प्रोसेस करवा सकते थे। और इसकी पावर कैपेबिलिटी 150 मिली एम्पेयर 5 वोल्ट 0.75 वॉट्स थी। उसके बाद यूएसबी इवॉल्व हुई और यूएसबी वर्जन 2.0 आया, जिसको हाई स्पीड यूएसबी कहा गया। 2000 में ये लॉन्च किया गया और ये है एक्चुअल में उनका डिफरेंस कि जो पहली यूएसबी थी उसमें डाटा रेट 12 MB पर सेकंड था, बट सेकंड के अंदर ये जो रेट था 480 MB पर सेकंड, 480 मेगाबाइट्स पर सेकंड जो है वो उस पर पहुंच गया। और इसका जो पावर कैपेबिलिटी थी दैट इज 5 मिली एम्पेयर। अगेन जब यूएसबी का थर्ड वर्जन लॉन्च किया गया इसको भी सुपर स्पीड यूएसबी कहा गया। ये हाई स्पीड यूएसबी थी बट उसके बाद सुपर स्पीड यूएसबी आई जो 2008 में लॉन्च की गई और उसका जो डाटा रेट था दैट इज 5 GB पर सेकंड, के एक सेकंड के अंदर ये 5 GB डाटा जो वो ट्रांसफर कर सकता था। और इस वक्त जो लेटेस्ट आ रही है दैट इज यूएसबी 3.1 जिसको सुपर स्पीड प्लस यूएसबी कहा गया और ये 2013 में लॉन्च की गई और इसका जो डाटा रेट है दैट इज 10 GB पर सेकंड। ये इस वक्त लेटेस्ट वर्जन है 3.1 जो इस वक्त चल रहा है। ओके जी, उसके बाद इसकी जो लेटेस्ट टाइप है दैट इज टाइप सी। आप इससे फेमिलियर होंगे, जो आजकल ज्यादातर फोन आ रहे हैं उनमें जो चार्जिंग पोर्ट या डाटा ट्रांसफर पोर्ट है दैट इज टाइप सी। ये यहां पर आप उसकी शेप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से सेमी सर्कुलर सी शेप होती है और सेंटर में एक चिप होती है। इसको टाइप सी पोर्ट कहा जाता है और ये जो यूएसबी का ही एक्चुअली लेटेस्ट फॉर्मेट है। यूएसबी पोर्ट का जो लेटेस्ट शेप है उसके साथ आता है और इसके अंदर 24 पिन जो होती हैं और ये 3 एम्पेयर का करंट जो वो हैंडल किया जाता है। और ये अमूमन डिवाइसेस की फास्ट चार्जिंग के लिए आपने अक्सर इन पोर्ट्स को चार्जर्स के साथ एसोसिएट होते हुए देखा होगा, तो ये एक्चुअली फास्ट चार्जिंग के लिए यूज होती हैं, डाटा ओरिएंटेशन भी के लिए भी यूज होती हैं। और ये जो कनेक्टर है वो प्लग हो जाते हैं मोबाइल फोन के साथ और उसकी हाई रेटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके जी, अगेन हमारे पास एक इमेज है जिसके अंदर आप देख सकते हैं जो हमारे पास थंडरबोल्ट 3 डिलीवर बेस्ट यूएसबी-C है। जो लेटेस्ट में वर्जन है वो कहां पर इस्तेमाल हो रहा है और यह उसके जो फीचर्स है वो क्या क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक तो उसकी स्पीड ज्यादा है दैट इज 40 GB पर सेकंड। आपने देखा जो यूएसबी 3.1 थी वो 10 GB तक थी, बट ये जो USB-C पोर्ट है ये 40 GB तक डाटा ट्रांसफर कर सकती है। इसके अंदर जो पिक्सेलेट है वो ज्यादा होते हैं, 4K की जो वीडियोस या उसका जो डिस्प्ले है वो इसके जरिए प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसकी पावर अप टू 100 वाट होती है और इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारा जो ग्राफिक डाटा है वो इसको सपोर्ट करता है। तो इस वक्त जो लेटेस्ट फॉर्मेट है यूएसबी का पोर्ट का उसको हम यूएसबी पोर्ट C कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस HDMI है। ग्राफिक्स को डिलीवर करने के लिए या अमूमन हमारे पास जो हाई डेफिनेशन ग्राफिक डिवाइसेस हैं हम उनको अटैच करते हैं इसके साथ। इसको ये स्टैंड करते हैं फॉर हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। मोस्टली आपने इसको देखा होगा एलसीडीज के साथ या प्रोजेक्टर के साथ हमारी जो हाई डेफिनेशन मीडिया है, हाई डेफिनेशन वीडियोज या पिक्चर्स जो हैं उनको डिस्प्ले करवाने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स पर एक्सटर्नल डिस्प्ले यूनिट के साथ इसको हम यूज करते हैं। और अमूमन एलसीडीज, कैमरास या गेमिंग कंसोल जो है वो उनके साथ आता है। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, ये आप इसकी शेप देख सकते हैं और सेंटर में इसकी चिप होती है जिसके थ्रू जो डाटा है वो ट्रांसफर किया जाता है। या मेरी जब पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से एक गेम कंसोल से या किसी भी वीडियो इंटरफेस से जो मटेरियल है वो एक HDMI पोर्ट के जरिए आप किसी प्रोजेक्टर पर या किसी ऑडियो वीडियो डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस वक्त जो ग्राफिक्स से रिलेटेड लेटेस्ट पोर्ट है दैट इज HDMI। चार्जिंग के वाले से मैं आपको पहले बता चुका हूं कि USB की जो लेटेस्ट पोर्ट है वो C टाइप है और मीडिया के लिए जो लेटेस्ट पोर्ट है दैट इज HDMI, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस।
ओके जी, इसके बाद हम बात करते हैं डाटा ट्रैवलर के लिए। ये वो पोर्ट्स हैं जो अमूमन मदरबोर्ड के ऊपर होती है। मदरबोर्ड के साथ जो उसकी इंटरनल डिवाइसेस हैं, जैसा कि हार्ड डिस्क है या फ्लॉपी डिस्क है या सीडी रोम है, इस तरह की जो चीजें अटैच होती हैं, उनके लिए जो पोर्ट इस्तेमाल की जाती है उसको हम साटा पोर्ट कहते हैं, SATA साटा पोर्ट। ये SATA 3 और SATA 4 की पोर्ट आप देख सकते हैं, आपको यहां पर नजर आ रही है 6G और 4G के साथ। इसकी पोर्ट कुछ इस तरह होती है जिसमें एक साइड पे कट और ये स्ट्रेट लाइन होती है। इसको हम सीरियल ATA-B कहते हैं। इसमें साटा के अंदर जो S है वो सीरियल के लिए इस्तेमाल होता है। और ये बहुत सारी डिवाइसेस मोस्टली जो है ये यूज होती है जो CPU के अंदर हार्ड ड्राइव्स होती हैं उनको अटैच करने के लिए मदरबोर्ड के साथ। बट इसके अलावा भी इसके चंद एक और भी फंक्शंस हैं। इसके अंदर काफी सारी पिन्स होती हैं, उनकी डिटेल्स आप यहां पर देख सकते हैं। इन पिन्स की डिटेल के किस तरह कौन सी पिन किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, ये आप यहाँ पे पिन की डिटेल्स देख सकते हैं। 15 पिनें होती हैं और हर एक का जो वोल्टेज रेटिंग है वो डिफरेंट है। कोई कॉमन है, कोई 12 वोल्ट पे ऑपरेट करती हैं, 5 वोल्ट पे, 3 वोल्ट पे ऑपरेट करती हैं। यहाँ पे आप उन कलर कॉम्बिनेशन के साथ इसको समझने में आसानी होगी। अब इसके अंदर चंद एक जो मेजर पोर्ट्स हैं, आपको मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे GNDG, ये ग्राउंड, GND स्टैंड फॉर द ग्राउंड पोर्ट। इसके बाद A+ ट्रांसमिट, A- ट्रांसमिट, ये डाटा ट्रांसफर के लिए। GND अगेन ग्राउंड के लिए। रिसीव माइनस, रिसीव प्लस, ये पोर्ट्स के नाम है। ये वो पोर्ट्स हैं, वो पिन्स हैं जो एक साटा पोर्ट के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सप्रेस पोर्ट। ये इसका यूजेज थोड़ा सा लिमिटेड है। नाम से आपको पता चल रहा होगा ये फास्ट डाटा ट्रैवलिंग के लिए यूज होती हैं। एक्सप्रेस पोर्ट्स बहुत सारी डिवाइसेस के साथ, अमूमन फोन में भी होती हैं, लैपटॉप्स के अंदर भी होती हैं इन पोर्ट्स की। और ये अमूमन पेरिफेरल कंपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। पेरिफेरल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो भी आप एक्सटर्नल चिपसेट या एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ अटैच करने जाते हैं उनको हम एक्सप्रेस पोर्ट कहते हैं। इनको PCIs भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई गेम कंसोल है, कोई CPU कार्ड है, कोई एक्सटर्नल आप ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं, एक्सटर्नल रैम लगाना चाहते हैं, तो वो जिस स्लॉट में लगती हैं उनको हम एक्सप्रेस पोर्ट कहते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो आपको एक CPU या जो हमारा लैपटॉप्स होता है उनकी साइड्स पर आपको मिल सकती हैं, जिसके जरिए हम डिवाइसेस या पेरिफेरल डिवाइसेस को उसके साथ अटैच करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट एक मेन कंपोनेंट या जिसको ब्रेन भी कह सकते हैं CPU का, जो उसके मदरबोर्ड का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगर आप मदरबोर्ड के देखें तो सेंट्रल के अंदर एक बड़ा सा 2 यूनिट्स नजर आते हैं। हम उनकी बात करते हैं, उनमें से एक को हम CPU कहते हैं और एक को हम GPU कहते हैं। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड GPU स्टैंड्स फॉर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो नाम से आपको आइडिया हो गया होगा कि इसको हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो CPU चिप है ये स्ट्रॉन्ग कोर्स के साथ बनी होती है। चंद एक स्ट्रॉन्ग कोर्स इसके अंदर होती है। उसके बाद एक्चुअल वर्कलोड जो होता है वो इसके ऊपर होता है। ये मेन प्रोसेसर होता है मदरबोर्ड का, जो तमाम कमांड्स को कंट्रोल करता है, उनको प्रोसेस करता है और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आउटपुट देता है। बट एज नेम इज सजेस्टेड, GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है। ये एक्चुअली वीक कोर्स पर होता है और इसके अंदर वो वर्कलोड होता है जो अमूमन रैम से एसोसिएट होता है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ग्राफिक्स से रिलेटेड जो काम है वो इसके साथ एसोसिएट होता है। तो अगेन आप अगर मदरबोर्ड देखें किसी भी सिस्टम का, आपको ये 2 बड़ी चिप्स नजर आएंगी, एक बड़ा प्रोसेसर और उसके साथ एक छोटा सा GPU नजर आएगा। तो अब होपफुली आप उनमें डिफरेंस करना जो है वो सीख जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी पेरिफेरल डिवाइसेस, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। पेरिफेरल डिवाइसेस वो तमाम डिवाइसेस होती हैं जो एज ए इनपुट भी और एज ए आउटपुट भी कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ अटैच होती हैं। इनको हम इनपुट डिवाइसेस के तौर पर भी यूज करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स वगैरह हैं, और आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रिंटर है, स्क्रीन है, स्पीकर्स हैं। तो चंद एक पेरिफेरल डिवाइसेस को हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कीबोर्ड है, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेबकैम, माइक्रोफोन, ये वो तमाम बेसिक पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो अमूमन आपको कंप्यूटर यूज करते वक्त उनके साथ वास्ता पड़ता है। तो
तो बात करें माउस की, एज यू ऑल नो माउस एक मेजर सोर्स है इनपुट डिवाइस का। इसके ऊपर 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 क्लिक्स होते हैं, उसके बाद उसके नीचे जो ट्रैक बॉल होता है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर है उसको मूव करवाता है। इसकी मदद से आप किसी भी फाइल या फोल्डर या प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और काफी सारे ऑप्शन जो है उसके साथ अवेलेबल होते हैं। इसको माउस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके यूजेज है वो मैं आपको जैसे बता चुका हूं कि आप किसी पॉइंटर जो आपको पॉइंटर उसके ऊपर नजर आ रहा है जो आपको असिस्ट करता है सिस्टम को ऑपरेट करवाने में, उसकी मूवमेंट जो है वो डायरेक्टली एसोसिएट होती है माउस के साथ। और उसके बाद किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए, किसी प्रोग्राम या फोल्डर को ओपन करने के लिए, किसी प्रोग्राम या फोल्डर या फाइल को एक फोल्डर से ड्रैग करके दूसरे में ड्रॉप करने के लिए, और उसके अलावा हॉवरिंग के लिए, यानी कि आप किसी पेज को स्क्रॉल ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम जो काम है एज ए इनपुट डिवाइस का वो माउस के ऊपर होता है। और सेकंड जो मोस्टली यूज इनपुट डिवाइस है दैट इज अ कीबोर्ड। और अगेन मैं बताता चलूं, कीबोर्ड के ऊपर, शॉर्ट कीज के ऊपर हमारा एक डिटेल लेक्चर आएगा जिसके अंदर जो हम तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज, कीबोर्ड से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन को डिलीवर करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारे पास कीबोर्ड आता है। लास्ट लेक्चर में भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। कीबोर्ड के अंदर जो मेजर टाइप्स ऑफ कीज हैं उनमें आप देख सकते हैं टाइपिंग कीज है। तो ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है इस एरिया को हम टाइपिंग कीज कहते हैं, जिसके थ्रू हम जितना भी मटेरियल टाइप करने वाला है वो कंप्यूटर को डिलीवर करते हैं। सेकंड इज कंट्रोल कीज। ये आपको ऊपर फंक्शन कीज नजर आ रही होंगी, F1 से लेके F12 तक ये तमाम कंट्रोल कीज हैं। ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं फंक्शन कीज, सॉरी ये फंक्शंस कीज हैं और ये कंट्रोल कीज हैं। तो फंक्शन कीज भी एसोसिएट होती है किसी एक स्पेसिफिक टास्क के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेविगेशन कीज। तो ये 4 जो एरोज वाली कीज है इनको हम नेविगेशन कीज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिक कीज है, ये जो नंबर पैड है जिसके जरिए हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिक कीज। तो ये कुछ मेजर पार्ट्स हैं इसके कीबोर्ड के, जिसके जरिए मैं आपको बता चुका हूं कि किन कीज के जरिए हम क्या इनपुट करेंगे। अगेन कीबोर्ड, शॉर्ट कीज और उसके तमाम पैटर्न्स के ऊपर हमारी डिटेल वीडियो है, सो स्टे ट्यून्ड। ओके जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी प्रिंटर्स के ऊपर। प्रिंटर इज ऑल्सो, ये माउस और कीबोर्ड जो हम पहले पढ़ चुके हैं ये दोनों एज ए इनपुट डिवाइस यूज होती हैं, बट जो प्रिंटर है हम उसको एज ए आउटपुट डिवाइस लेते हैं। कंप्यूटर हमारी कमांड को प्रोसेस करने के बाद जो हमें डाटा प्रोवाइड करता है, जो आउटपुट दिखाता है, हम उसको हार्ड कॉपी की फॉर्म के ऊपर, पेपर के ऊपर एज ए प्रिंट ले सकते हैं। और उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है दैट इज प्रिंटर। प्रिंटर की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें फर्स्ट और पुरानी जो टाइप है दैट इज इंकजेट प्रिंटर, जिसके अंदर जो इंक जो होती है पेपर के ऊपर इमेज जो है वो क्रिएट की जाती है बाय स्प्रेइंग द इंक। पेपर के ऊपर जो इंक है वो स्प्रे करके जो इमेज है वो क्रिएट की जाती है। ये एक पुराना मॉडल है जिसको हम इंकजेट प्रिंटर्स कहते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे जेट्स होते हैं जिनके थ्रू इंक जो है वो पेपर के ऊपर स्प्रे करके इमेज या कंटेंट को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद दूसरा लेटेस्ट जो प्रिंटर और मोस्ट वाइडली जो यूज होता है दैट इज अ लेजर प्रिंटर। शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेजर प्रिंटर के ऊपर एक मैग्नेटिक ड्रम होता है जिसके अंदर जो सिस्टम के अंदर से सिग्नल्स आते हैं उसके मुताबिक उस ड्रम के ऊपर मैग्नेटिक कोर होती है और उसके ऊपर वो इमेज बन जाती है और इंक जो है वो उस इमेज के साथ, इमेज के पैटर्न के मुताबिक उस ड्रम पे चिपक जाती है। और जब उस ड्रम के नीचे से पेपर गुजरता है तो वो ड्रम उस इमेज को उसके ऊपर पेस्ट कर देता है। इसको हम लेजर प्रिंटर कहते हैं। आजकल ऑफिस, स्कूल या बिजनेसेस में सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 3D प्रिंटर। इसके बारे में पहले मैं बात कर चुके हैं कि जो पहले हम इंकजेट और लेजर प्रिंटर पढ़ चुके हैं, ये पेपर के ऊपर एक 2D इमेज, 2 डिमेंशनल इमेज या ग्राफिक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बट जो 3D प्रिंटर है, 3D प्रिंटर एक 3 डिमेंशनल जो चीज है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो लेटेस्ट फॉर्म है वो यहां तक एडवांस है कि आप उससे ह्यूमन ऑर्गन भी प्रिंट कर सकते हैं। बट प्लास्टिक बेस्ड चीजें बनाना, 3D कंपोनेंट्स बनाना एक बड़ा ही आसान काम हो चुका हुआ है।
उसके बाद हमारे पास एलईडी प्रिंटर्स है। एलईडी प्रिंटर जो है वो एक लाइट बेस्ड प्रिंटर है जिसके अंदर लाइट एमिटिंग डायोड्स जो है वो यूज होते हैं, एक तरतीब के साथ लगे होते हैं और वो लेजर लाइट्स जो है वो किसी चीज के ऊपर पैटर्न को जनरेट करवा देती हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, दैट इज अ स्कैनर। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी हार्ड कॉपी को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। हम स्कैनर के अंदर कोई पेज रखते हैं, जब हम उसको ऑन करते हैं तो स्कैनर उस पेज की, उस हार्ड कॉपी की एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाकर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की सूरत में कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देता है। तो हार्ड कॉपी जो वो कन्वर्ट हो जाती है सॉफ्ट कॉपी में। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके जरिए भी हम हार्ड कॉपीज की जो इनपुट्स है वो कंप्यूटर को देते रहते हैं। तो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यहां पर यह है कि जो पहला स्कैनर है उसका नाम था MS-200। 1984 में माइक्रोटेक कंपनी जो है उसने इसको प्रोड्यूस किया था। उसके बाद स्कैनर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? 3 मेजर प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन ये डिफाइन करती है कि आपकी जो इमेज है वो कितनी क्लियर होगी, उसके डॉट्स पर इंच कितने होंगे और वो इमेज कितनी क्लियर होगी। रेजोल्यूशन को हम DPI यानी कि डॉट्स पर इंच में डिफाइन करते हैं। जितने ज्यादा DPI उतनी इमेज ज्यादा क्लियर होगी और जितनी DPI कम होंगी उतनी इमेज की रेजोल्यूशन जो है वो कम होगी। उसके बाद कलर डेप्थ है। कलर डेप्थ भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो रेफर किया जाता है नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कलर ऑफ ईच पिक्सल। ये ऊपर हम पिक्सल की बात कर चुके हुए हैं, ये उसके कलर्स को डिफाइन करता है कि एक पिक्सल के ऊपर कितनी क्लैरिटी के साथ कितने परसेंटेज जो कलर्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे, उतनी इमेज की जो क्वालिटी है वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन है। स्कैन डॉक्यूमेंट ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज एसेंशियल। कंप्यूटर मस्ट कन्वर्ट द फाइल टू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगेन कि एक जो स्कैनर है वो कंपैटिबल होना चाहिए सिस्टम के साथ, ताकि जब स्कैनर उस इमेज को स्कैन करे तो सिस्टम उस सिग्नल्स को, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझ सके, तभी वो उस इमेज को इंटरप्रेट कर पाएगा। नेक्स्ट वेबकैम में वेबकैम एक बहुत लैपटॉप्स में तो अब एम्बेडेड वेबकैम्स आते हैं, कैमरा उसके अंदर एम्बेड होता है, बट जो हमारे डेस्कटॉप पीसीज हैं उनके साथ हम इमेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो कॉल्स के लिए एक्सटर्नल कैमरास को यूज करते हैं। वो एक्सटर्नल कैमरास वेबकैम कहलाते हैं, क्योंकि अमूमन इनका इस्तेमाल वेबसाइट्स पर होता है, मतलब इंटरनेट ब्राउजिंग पर होता है, इससे इनको वेबकैम कहा जाता है। इसके अंदर हम स्टिल इमेजेस भी ले सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी कि वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट इन सारी चीजों को ऑपरेट करवाने वाली चीज जिसको हम ग्राफिक कार्ड कहते हैं। ग्राफिक कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है CPU की, जो आपका जो एक्सपीरियंस है, डिजिटल डिस्प्ले एक्सपीरियंस है, उसको बेहतर बनाता है, उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाता है। और इसको एक ग्राफिक अडेप्टर भी कहा जाता है, ग्राफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है, ग्राफिक एक्सेलरेटर कार्ड या ग्राफिक बोर्ड भी कहा जाता है। तो जितने भी ग्राफिक से रिलेटेड चीज है, ऑडियो वीडियो से रिलेटेड चीजें, उनकी रेजोल्यूशन क्या होगी, उनकी क्वालिटी क्या होगी, उनके चलने की स्पीड क्या होगी, वो सारी की सारी चीजें ग्राफिक कार्ड पर मुनसर होती हैं। इनकी भी मेमोरी होती है जिसकी बेस पर हम इनको कैटेगराइज करते हैं। 1 GB का जो ग्राफिक कार्ड है, 520 MB का ग्राफिक कार्ड है, 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, तो आप अपनी नीड के मुताबिक इसको प्लेस कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। जितना ज्यादा मेमोरी होती है ग्राफिक कार्ड को, वो उतना ही बेहतर तरीके से जो ग्राफिक्स को प्रोड्यूस कर सकता है। हाई रेजोल्यूशन की ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास ग्राफिक कार्ड भी हाई होना चाहिए। ये था हमारे पास आज का जो लेसन। इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हम उन पे नजर डाल लेते हैं, उससे हमारी जो समरी है वो भी रिवाइज हो जाएगी। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। उनमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ ड्रिवन कार्स। तो हम पढ़ चुके हैं, ये सभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। सो द राइट ऑप्शन इज डी, ऑल। द गोल ऑफ डैश इज टू मेक डिवाइस एक्ट एंड थिंक लाइक ह्यूमन, कि किस चीज का गोल या मकसद ये है कि वो ऐसे डिवाइसेस बनाए जो इंसानों की तरह देखे समझे। तो राइट आंसर हमारे पास होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऐसी डिवाइसेस बना रहा है जो इंसानों की तरह देख सुन समझ सकती हैं।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सेल्फ ड्रिवन इज कार आल्सो नोन एज, कि एक जो सेल्फ ड्रिवन कार है उसको हम कह सकते हैं रोबोटिक कार या ऑटोमेटिक कार। इट इज एक्चुअली अ रोबोटिक कार, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हुए हैं कि रोबोट्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जो इंसानों की तरह काम करते हैं, तो ड्राइव करना भी एक इंसानी काम है, इसलिए हम उसको रोबोटिक कार भी कह सकते हैं। आगे जी, डैश इज द इंटीग्रेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड कंप्यूटर जनरेटेड कंटेंट दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी AR, सो द राइट आंसर इज B, AR। नेक्स्ट इज अ 3D dimensional image created with projection is called, एक 3D इमेज जो लाइट्स के जरिए पैदा की जाती है दैट इज अ हॉलोग्राम। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, हॉलोग्राम एक ऐसी इमेज होती है जो 3D इमेज होती है जो लाइट्स के जरिए प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके मुताबिक अ डैश इज अ फिजिकल पॉइंट ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग विच एन एक्सटर्नल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। जो भी हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा कि एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा इंटरफेस जिसके जरिए हम किसी एक्सटर्नल डिवाइस को सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पोर्ट। पोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे हम एक पेरिफेरल डिवाइस को, एक एक्सटर्नल इनपुट या आउटपुट डिवाइस को सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज USB स्टैंड फॉर, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। अगेन जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था कि ये ऑप्शंस या डिस्ट्रैक्टर्स बड़े क्लोजली मैच्ड होते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से इसको पढ़ें। जैसे यहाँ पे आप ऊपर वाला ऑप्शन देखें, लिखा हुआ यूनिवर्सल स्टेट बस और यूनिवर्सल सीरियल बस, तो थोड़ी सी गलती आपके आंसर को गलत कर सकती है। नेक्स्ट इज GPU इज एडेड इन कंप्यूटर यूजिंग, तो जो GPU है वो एक्चुअली SATA पोर्ट के जरिए जो है वो सिस्टम के साथ अटैच हुआ होता है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर पेरिफेरल्स आर, कंप्यूटर पेरिफेरल्स डिवाइसेस कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट होती है या प्रोसेसिंग डिवाइस होती है? तो एक्चुअली इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है, सो द राइट आंसर इज बोथ A एंड B। लास्ट क्वेश्चन है जी, द डिवाइसेस व्हिच सेंड्स डाटा टू कंप्यूटर आर नोन एज, वो तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करती हैं that are called input devices. Option A is the right answer. Students, that's it for the session. Hopefully session आपके लिए बहुत fruitful रहा होगा। Next session तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।